देखिए, अब हम आज शुरू कर रहे हैं परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स का मतलब क्या होता है? परक्यूजिट का मतलब होता है बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। ये बेनिफिट्स जनरली हम हर कोई ये कहता है कि परक्यूजिट का मतलब होता है नॉन कैश बेनिफिट जो भी दिए जाते हैं एम्प्लॉय को। लेकिन ये कैश में भी हो सकते हैं, बस फर्क इतना है अलाउंसेस में कैश फिक्स्ड होती है अमाउंट, कि जैसे एचआरए दे रहे हैं 5,000 रुपए पर मंथ, 10,000 रुपए पर मंथ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैश में तो दी जा सकती है परक्विजिट, लेकिन फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती है। जैसे कि ये बोला एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉय से कि मैं आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर दूंगा, तो अब कैश में तो दे ही रहा है एम्प्लॉयर, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर रहा है, लेकिन फिक्स अमाउंट नहीं है, 5,000 10,000 ऐसे फिक्स नहीं है, जितना भी बिल होगा उतना दे देगा। तो ये परक्यूजिट होती है, चाहे कैश में दी जा रही है या नॉन कैश, लेकिन जनरली हम ये मानते हैं हर कोई की परक्यूजिट एक नॉन कैश बेनिफिट होता है। ये कैश बेनिफिट भी हो सकता है, बट फिक्स्ड मनी नहीं होता है। 5,000 10,000 20,000 पर मंथ जैसे अलाउंसेस होती। अब परक्यूजिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको सीखने की क्या है कि जो परक्यूजिट्स हैं उनकी फिक्स्ड अमाउंट नहीं पता हमें। अगर ऐसे बोला है इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट ही परक्यूजिट हो जाएगा, वहां तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन रहने के लिए घर दे दिया, यूज करने के लिए कार दे दी, अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यूएशन करनी। वैल्यूएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स। और जो वैल्यूएशन होगी वो एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं होगी, वो वैल्यूएशन होगी जो टैक्सेबल होगी। अदरवाइज क्या होगा, आपने देखा अलाउंसेस में कुछ अलाउंसेस मिलती है, उसमें से कुछ एग्जाम करते हैं, तो वरना हमें क्या करना पड़ता, परक्यूजिट की एक्चुअल वैल्यू करने के बाद फिर हमें कुछ एग्जाम्शन देनी पड़ती, तो डबल काम हो जाता। पहले हम परक्यूजिट की वैल्यूएशन करें, फिर उसमें से एग्जाम्शन थे। अब हमने क्या करा, परक्यूजिट्स सीधा सीधा जो टैक्सेबल होगी वही हम वैल्यू कर लेंगे। लेकिन हमारी एक एग्जम्पशन है क्या, कि ये परक्यूजिट फ्री में दी गई है एम्प्लॉय को, फ्री में। मान लिया मैंने आपको घर रहने के लिए दे दिया फ्री में, और उसकी टैक्सेबल वैल्यू आ गई 10,000 पर मंथ, साल भर की 1,20,000। तो फ्री में मैंने आपको दिया तो आपके लिए 1,20,000 परक्यूजिट की वैल्यू है, आपके लिए टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 1,20,000। लेकिन सपोज मैंने आपसे कहा मैं आपसे इस घर के बदले में पूरे साल में मैं आपसे 20,000 रुपए लूंगा। मैंने आपको घर दिया, उसकी अगर मैं फ्री में देता तो उसकी वैल्यूएशन होती 1,20,000। मैंने वो घर दिया और मैंने आपसे 20,000 ले लिए, तो आपको 1,20,000 की वैल्यूएशन टैक्सेबल होती है अगर ये फ्री में मिला होता। लेकिन अब आपकी जेब से 20,000 निकल गए, तो आपका फायदा 20,000 कम हो गया, तो अब आपका फायदा 1,00,000 हुआ, ना कि 1,20,000। तो टैक्सेबल परक्यूजिट क्या होगी, 1,00,000। तो हमें क्या करना है, हम वैल्यूएशन करेंगे, हम वैल्यूएशन करेंगे परक्यूजिट की, ये एज्यूम करते हुए कि ये फ्री में मिली है। हम भूल जाएंगे पहले वैल्यूएशन करते हुए कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कुछ दे रहा है या नहीं, हम भूल जाएंगे और वैल्यूएशन कर लेंगे। अब जब वैल्यूएशन आ जाएगी तो एंड में माइनस कर देंगे जो भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को पेमेंट कर रहा है इस परक्यूजिट के बदले में। तो माइनस क्या कर देंगे, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर दिस फैसिलिटी। तो जितना भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से पैसा रिकवर कर रहा है इस फैसिलिटी के लिए, वो माइनस हो जाए। समझ में आती है बात? आप ये जो बात है ना, ये हर परक्यूजिट के लिए एप्लीकेबल है, हर परक्यूजिट के। तो मैं हर परक्यूजिट में ये नहीं बोलूंगा आपको कि वैल्यूएशन माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, ये बाय डिफॉल्ट हर परक्यूजिट के लिए एप्लीकेबल हो जाए। तो हम क्या सीखने वाले हैं, हम हर एक परक्यूजिट की वैल्यूएशन सीखने वाले हैं एज पर इनकम टैक्स रूल्स। उसके बाद जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है वो तो हर क्वेश्चन में दे रखा होगा, भैया इतना पैसा दे रहा है, वो हम माइनस कर देंगे। तो हमें क्या सीखना है, वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट एज पर द इनकम टैक्स रूल्स। अब देखो ये क्यों टैक्सेबल हो रही है, ये भी समझना जरूरी है। एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, वो टैक्सेबल हो जाती है। अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से कहा कि आप मुझे सैलरी देते हो, वो टैक्सेबल हो जाती है, मुझे टैक्स देना पड़ता है और मैं किराए के मकान में रहता हूँ। आप मुझे ही मकान दे दो और मेरी सैलरी कम दो, मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट का नुकसान ना हो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दे रहा है
तो वो सैलरी ही तो दे रहा है भाई, क्यों देगा रहने के लिए घर? मैं किसी के यहाँ जॉब नहीं करता तो मुझे तो घर नहीं मिल रहा है ना, मैं जॉब करता हूं तभी तो घर मिलेगा। तो जो भी पेमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है कैश में या कोई बेनिफिट देता है, वो सभी सैलरी होता है और सभी कुछ टैक्सेबल हो जाता है एम्प्लॉय की सैलरी इनकम। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं, परक्विजिट्स की वैल्यूएशन। जैसा मैंने आपको बोला, बाय डिफॉल्ट हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये परक्विजिट फ्री में मिलती है एम्प्लॉय को और हम उसकी वैल्यूएशन करेंगे। इन केस एम्प्लॉय कुछ इसके बदले में पैसा दे रहा है एम्प्लॉयर को, तो वो बाद में माइनस हो। टैक्स बचाने के लिए एक और रास्ता अपनाया गया। एम्प्लॉय ने कहा एम्प्लॉयर से कि आप मुझे कुछ भी देंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा, मेरे फैमिली मेंबर को दे दो घर, तो मेरे लिए टैक्सेबल नहीं होगा। तो अब भाई बताओ, अगर एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को एम्प्लॉयर कुछ बेनिफिट दे रहा है तो वो सैलरी तो है। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि बेनिफिट एम्प्लॉय को दिया जाए या उसके फैमिली मेंबर को या उसके और डिपेंडेंट सर्व, इवन सर्वेंट, पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, अदर डिपेंडेंट्स, ब्रदर सिस्टर को भी अगर एम्प्लॉयर बेनिफिट दे रहा है फालतू में, तो वो हम एम्प्लॉय की ही सैलरी मानेंगे और उसकी इनकम में जोड़ दिया जाए। और बिल्कुल सही बात भी है कि भाई फैमिली मेंबर को कोई बेनिफिट मिल रहा है, फालतू में एम्प्लॉयर क्यों देगा उन्हें? तो वो हमारी वजह से दे रहा है, तो वो सैलरी ही माना जाए। जो परक्विजिट्स है, वैल्यूएशन और टैक्सेशन के पर्पज से उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहली टाइप की परक्विजिट वो है जो हर टाइप के एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो, एम्प्लॉय कोई भी हो सबके लिए टैक्सेबल। दूसरी परक्विजिट ऐसी है जो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए ही टैक्सेबल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, वो अभी हम सीख लेंगे। और थर्ड टाइप की है जो टैक्स फ्री परक्विजिट्स है, जो टैक्सेबल ही नहीं है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं ऐसी परक्विजिट से जो हर टाइप के एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती हैं। परक्विजिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज, और ये थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है, केवल 17 परक्विजिट्स हैं जो हमें पढ़नी है, जो सब टाइप के एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होती हैं। और इसमें सबसे पहली जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रेंट फ्री हाउस, जिसे हम रेंट फ्री एकोमोडेशन के नाम से भी जानते हैं। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसमें हाल फिलहाल में कुछ चेंजेस आए हैं, तो आपके अटेम्प्ट से इसमें कुछ चेंजेस हैं। तो आप अगर कोई पुरानी बुक देखेंगे तो वहां कुछ चेंजेस होंगे। अब पहले क्या था उस पर हमें क्या करना है, लेकिन आपके असाइनमेंट में अगर आपको लगे कि कुछ भी डाइवेशन है तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा। ये हेडिंग वगैरह या इसके नीचे कुछ लिखा है तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 29 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन आया था, उसके हिसाब से कुछ चेंजेस किए गए। वो चेंजेस कहां पर है मैं आपको बता दूंगा, अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देता है या उसके फैमिली मेंबर्स को देता है तो इसे रेंट फ्री एकोमोडेशन कह देते हैं। घर में घर, फ्लैट, फार्म हाउस, गेस्ट हाउस, ये सब इंक्लूड है। घर फर्निश्ड भी हो सकता है, अनफर्निश्ड भी हो सकता है। तो हम पहले घर की वैल्यूएशन सीखेंगे अनफर्निश्ड, बाद में अगर फर्निश्ड है तो देखो, एक बात समझो, ये है घर, ठीक है, बचपन में बनाते थे ना, झोपड़ी सी बना देते थे, तो ये घर है। अब इस घर में आपको कुछ फैसिलिटी भी मिली है, फर्नीचर भी मिला है। तो फर्नीचर मिले या ना मिले, ये घर तो है ही। हम पहले इसकी वैल्यूएशन सीखेंगे और इस वैल्यूएशन में बाद में ऐड कर देंगे फर्नीचर के लिए, अगर कुछ और मिला है तो फर्नीचर के लिए हम बाद में ऐड कर लेंगे। घर की वैल्यूएशन तो हम करनी ही करनी है, केवल फर्नीचर तो मिलेगा नहीं, या तो केवल घर मिलेगा या घर के साथ फर्नीचर मिलेगा। तो हम पहले सीखते हैं वैल्यूएशन हाउस की, और अगर फर्नीचर भी मिला है तो वो बाद में ऐड हो जाए। तो रेंट फ्री मींस कि एम्प्लॉय कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहा है, और कंसेशनल रेंट फ्री हाउस का मतलब होता है कुछ पैसा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है और कुछ पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन हम पहले यही एज्यूम करेंगे फ्री में मिल रहा है।
इन कैलकुलेटिंग द परक्विजिट वैल्यू ऑफ कंसेशनल हाउस, जो भी रेंट दे रहा है एम्प्लॉय वो माइनस हो जाएगा। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम पहले बात करते हैं, अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट, मतलब जो घर दिया गया है वो गवर्नमेंट ने दिया है अपने एम्प्लॉयज को, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए क्या टैक्सेबल होने वाला है। अगर ये अनफर्निश्ड हाउस है तो वैल्यूएशन को एज पर गवर्नमेंट रूल्स हम वैल्यूएशन कर लेंगे। क्वेश्चन में या तो बता रखा हो कि क्या है गवर्नमेंट का रूल इस घर की वैल्यूएशन। अगर नहीं बताया तो जनरली उसमें एक लाइसेंस फी होती है, वो लाइसेंस फी ही घर की वैल्यूएशन मानते हुए टैक्सेबल हो जाए। तो आपको क्या पता चला कि घर की वैल्यूएशन क्या होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए घर की क्या वैल्यूएशन होगी, एज पर गवर्नमेंट रूल्स। वैसे जनरली वो क्या होता है, लाइसेंस फी। ये लाइसेंस फी में ऐड करेंगे। अब ये लाइसेंस फी या जो एज पर गवर्नमेंट रूल है ये क्या है, अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन। इसकी वैल्यूएशन अनफर्निश्ड हाउस। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या, फर्नीचर के लिए। अब फर्नीचर के लिए आपको क्या एज्यूम करना है, अगर एम्प्लॉयर ने अपना फर्नीचर आपको दिया है, मतलब एम्प्लॉयर का अपना फर्नीचर है, अपनी ओनरशिप है एम्प्लॉयर की। मान लिया फर्नीचर में क्या आता है, फर्नीचर का मतलब केवल फर्नीचर नहीं होता कि सोफा बेड होगा, डाइनिंग टेबल होगा। फर्नीचर का मतलब एसी टीवी फ्रिज भी होता है, तो ये सब फर्नीचर में आता है। तो अगर एम्प्लॉयर का अपना फर्नीचर है तो उसे पता होगा ना उसकी कॉस्ट क्या है। हम 10% पर एनम ले लेंगे कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। और पता है ये जो फर्नीचर के लिए हम ऐड कर रहे हैं ना, ये चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट, सब में सेम ही चलता है। 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, 10% पर एनम कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ये कब है, जब एम्प्लॉयर का अपना फर्नीचर हो। ये एज्यूम किया जाता है फर्नीचर की लाइफ 10 साल है, तो 10% हर साल उसकी वैल्यूएशन ले लेंगे। एंड मतलब प्लस और कर देंगे रेंटल चार्जेस इफ टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का अपना फर्नीचर नहीं है, उसने किराए का लेकर दे दिया, तो जितना रेंट दे रहा है वो जुड़ जाए। ये भी हो सकता है कुछ फर्नीचर उसका अपना है, कुछ उसने किराए का लिया है, जो अपना है उसका 10% पर एनम ले लेंगे कॉस्ट का, और जो किराए का लिया उसका रेंट ले लेंगे। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड रेंट फ्री हाउस। वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड रेंट फ्री हाउस की जो फ्री में घर मिला है। अब इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कोई भी पेमेंट करी है तो माइनस हो। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब इसमें कुछ लोगों के लिए ये टैक्सेबल नहीं होता है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, ऑफिशियल पार्लियामेंट के होते हैं, अपोजिशन के लीडर होते हैं, और चेयरमैन या मेंबर यूपीएससी के। इनके लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता है, बाकी सबके लिए टैक्सेबल हो जाता है। क्या चीज, ये देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो क्वेश्चन में बताया जाएगा कि ये गवर्नमेंट रूल है और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वैल्यूएशन ऐसे ऐसे होती है, तो जैसा क्वेश्चन कहेगा हमें वही अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में कोई मेथड या कुछ नहीं बताया और क्वेश्चन में लाइसेंस फी बता रखी है सपोज 2000 पर मंथ, तो हम 2000 पर मंथ मतलब 2000 इंटू 12 ले लेंगे घर की वैल्यूएशन। ये वैल्यूएशन अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन हो जाएगी, इसमें हम ऐड कर देंगे। अगर हमें क्वेश्चन में बता रखा है भाई 50,000 की कॉस्ट का फर्नीचर दिया है, तो उसका 10% 5,000 रुपए ऐड कर देंगे,
और अगर बोला है कि 1000 रुपए पर मंथ का रेंट लेकर के दिया है तो 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12,000 रुपीज का रेंट ऐड कर देंगे और ये वैल्यूएशन हो जाएगी हमारी रेंट फ्री हाउस जो फर्निश्ड है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो यही टैक्सेबल हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या रखा है 500 रुपए महीना एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देता है तो 6000 माइनस कर देंगे, कुछ नहीं कहा तो यही टैक्सेबल हो जाएगा। इसके लिए अभी हम एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। बाकी एम्प्लॉय वर्किंग ऑन डेपुटेशन विद एनीबडी और अंडरटेकिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे भी हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानते हैं। लेकिन फॉरेन गवर्नमेंट को एम्प्लॉय को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं मानते। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 ताकि आपको समझ में आ पाए कि हमें एक्चुअल में करना कैसे है। मिस्टर एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं, उनको बेसिक सैलरी मिलती है 73,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर मतलब गवर्नमेंट ने उनको रेंट फ्री हाउस दिया है और एज पर गवर्नमेंट रूल्स इसकी वैल्यूएशन 6,000 पर मंथ है। एम्प्लॉयर ने उसे फर्नीचर भी दिया है जिसकी कॉस्ट और रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है, उसे एसी भी दिया है और एसी रेंट पर लेकर दिया है। हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। करते हैं, अभी सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। हमारा असेसमेंट ईयर 24-25 है तो उसके लिए हम कर रहे हैं। बाकी आपका असेसमेंट ईयर अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो इसमें ईयर चेंज हो गया होगा, वैल्यूएशन सारी ऐसी होगी तो उस हिसाब से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले हम बेसिक सैलरी देखते हैं। तो बेसिक सैलरी 73,000 पर मंथ है इंटू 12 तो ये 8,76,000 रुपीज आ जाएगा। अब हमें रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन करनी है तो इसको मैं वर्किंग नोट में निकाल लेता हूँ। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में मैं इसकी वैल्यूएशन कर लेता हूँ। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से इसकी वैल्यू है 6,000 पर मंथ तो 72,000 रुपीज घर की वैल्यूएशन हो गई, सिंपल। अब हमने फर्नीचर के लिए बोला था जितना भी फर्नीचर एम्प्लॉयर का अपना है उसकी कॉस्ट का 10% लेंगे। यहाँ WDV और कॉस्ट दोनों दिया लेकिन हमें कॉस्ट लेनी है तो 10% ऑफ कॉस्ट 1 लाख का 10% 10,000 जो ओनर का अपना फर्नीचर है और उसने हमें दिया है। एम्प्लॉयर ने किराए का भी लेकर दिया है तो हम रेंटल चार्जेस भी ऐड कर लेंगे। एसी के लिए 2 महीने के लिए मिला है तो 1,000 रुपए 2 महीने के लिए 2,000 रुपए वो भी टैक्सेबल वैल्यू में जुड़ जाएगा। तो हमारे घर की वैल्यूएशन हो जाएगी 84,000। तो ये इतना सिंपल है कि हमने घर की वैल्यूएशन टैक्सेबल कर दी 84,000 रुपीज, इसको ऐड करा तो इसे हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी आ गई 9,60,000। इसमें से लेस कर देते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहले आ जाती है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की, और कोई डिडक्शन तो इसको मिलेगी नहीं, ना एंटरटेनमेंट अलाउंस की ना ही प्रोफेशनल टैक्स की।
तो टैक्सेबल सैलरी और इवन तो टैक्सेबल इनकम भी यही हो जाएगी, क्योंकि और कुछ तो है नहीं। और ये आ जाएगा 9,10,000, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेक्शन 115 BAC में आता है, वहां कोई डिडक्शन वगैरह नहीं मिलती है, तो सीधा 9,10,000 के ऊपर हम टैक्स निकाल लेते हैं। तो सेक्शन 115 BAC में बाय डिफॉल्ट हमारा जो टैक्स होता है 0 to 3 लाख कितना होता है और 3 लाख से 6 लाख तक कितना होता है 5%, कितना 15,000। और फिर 6 लाख से 9 लाख कितना होता है 10%, मतलब 30,000। तो इसका होता है 9 लाख पे याद कर लो 45,000 रुपए का टैक्स होता है, ताकि हम सीधा सीधा ये कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, उसके बाद में कितना आता है हमारा 10,000 रुपए पे कितना टैक्स पड़ेगा 15%, कितना आएगा 1500। तो टोटल टैक्स कितना हो गया 46,500। इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पड़ेगा 4%, तो 46,500 का 4% 1,860 रुपीज। ये टोटल हो जाएगा 48,360 रुपीज। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना टैक्स होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बात करते हैं कि अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय। तो हम चाहे कहें कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक ही बात है। पहले हम किसकी वैल्यूएशन करते हैं अनफर्निश्ड हाउस की, और इसमें यह है कि एम्प्लॉयर का अपना घर है। ठीक है, एम्प्लॉयर का अपना घर है। टैक्सेबल क्या होगा, आपको अपने असाइनमेंट में ध्यान से देखकर थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा। यहाँ पर अगर आपका यही है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ए पार्ट में 10% ऑफ सैलरी, जहां पर पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 की पॉपुलेशन काउंटिंग के हिसाब से अगर जहां पर आपको मकान मिला है वहां की पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है, तो आपको 10% सैलरी का लेना है। यही 10% 7.5% हो जाएगा जहां पर पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है लेकिन 40 लाख से ज्यादा नहीं है, वहां पर 7.5% हो जाएगा। और 5% हो जाएगा ऐसी सिटी में जहां पर 15 लाख या उससे कम पॉपुलेशन है 2011 सेंसस से। तो इसका मतलब हमें 10%, 7.5% या 5% सैलरी का लेना होगा एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। ऐसा इसीलिए क्योंकि जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहां पर ज्यादा लोगों की वजह से डिमांड सप्लाई का रूल लगता है और महंगे घर होते हैं, किराया ज्यादा होता है। जहां पर पॉपुलेशन कम होती है वहां पर कम महंगे होते हैं। दूसरा, जितना ज्यादा एम्प्लॉय की सैलरी होगी उतना उसे अच्छा घर मिलेगा, जितनी एम्प्लॉय की सैलरी कम होगी उसे उतना कम अच्छा मिलेगा। इसलिए दो बातें पर बेस लिया गया, एक तो सैलरी के ऊपर, दूसरा पॉपुलेशन। तो सैलरी और पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए घर की वैल्यूएशन कर रहे हैं। और आपको याद दिला दूं, ये घर की एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं है, ये केवल वो वैल्यूएशन है जो टैक्सेबल हो गया। अब ये घर एम्प्लॉयर का अपना है तो ये काम करना है। अगर ये घर एम्प्लॉयर का अपना नहीं है और एम्प्लॉयर ने आपको किराए का लेकर दिया है, तो परक्यूजिट रेंटेड एकोमोडेशन की हम ले लेंगे जो भी लोअर होगा
एक्चुअल रेंट एंड 10% सैलरी। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा वो हमारा सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा एज पर द वैल्यूएशन, कि भैया घर की वैल्यूएशन क्या टैक्सेबल होगी, रेंट या 10% सैलरी, जो भी कम हो। अगर घर फर्निश्ड है तो जैसा अभी हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में करा, सेम वही करना है, 10% पर एनम अगर कॉस्ट अगर ये एम्प्लॉयर का है, और रेंटल चार्जेस अगर ये किराए का लिया हुआ है। यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, जैसे यहाँ पर कंपैरिजन है, यहाँ पर कंपैरिजन है। यहाँ क्यों है कंपैरिजन? क्योंकि अगर दो मकान एक जैसे हैं, एक मकान किराए का लिया एम्प्लॉयर ने और एक मकान किराए का नहीं है, तो दोनों का एक जैसा टैक्सेबल हो, यहाँ 10% टैक्सेबल है तो वहां भी 10% से ज्यादा टैक्सेबल ना हो, इसके लिए ये बात बोली। चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा सब कुछ कि हमें कैसे करना है। कंप्यूट परक्यूजिट वैल्यू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। मिस्टर एक्स हैं, एम्प्लॉई हैं एबीसी लिमिटेड में, उनको हमें केवल परक्यूजिट की वैल्यूएशन करनी है। यहाँ सैलरी की इनकम नहीं निकालनी है, हमें टैक्स नहीं निकालना, केवल घर की वैल्यूएशन करनी है जो एज ए परक्यूजिट टैक्सेबल होने वाला। मिस्टर एक्स एबीसी लिमिटेड में जॉब करते हैं, इसका मतलब ये प्राइवेट एम्प्लॉई है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। इनको 50,000 रुपए पर मंथ की बेसिक सैलरी मिलती है। And the employer has provided him a rent-free accommodation which is owned by the employer himself as a place with the population of 2 lakh। आप कहीं देख लेना, एक आध जगह मैंने पॉपुलेशन भी चेंज करी थी, तो वो वहां पर आप चेंज कर लेना। तो जहां पर 2 लाख की पॉपुलेशन, तो 2 लाख की पॉपुलेशन में मैंने वैल्यूएशन कितनी करनी है बताइए मुझे। तो 5% ऑफ सैलरी हो जाएगा। सैलरी है 50,000 पर मंथ, तो साल भर की सैलरी कितनी हो जाएगी? 6 लाख रुपए। 6 लाख का 5% 30,000। तो लो जी, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट में घर की वैल्यूएशन जो टैक्सेबल होगी वो है 30,000। कितना आसान है। सेकंड पार्ट, जहां पर घर मिला है वहां की पॉपुलेशन 10 लाख है। 10 लाख में कितनी होगी वैल्यूएशन? 5%, तो सेम ही आंसर आएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी 30,000 रुपए आ जाएगा। थर्ड केस में जहां पर ये रहता है वहां की पॉपुलेशन है 22 लाख। 15 लाख से 40 लाख की पॉपुलेशन में 7.5% लेते हैं, तो हमारा थर्ड पॉइंट में हमारा आंसर आएगा 6 लाख की सैलरी, 50,000 इंटू 12 और उसका 7.5%, तो कितना आ जाएगा? 45,000, 45,000 रुपए। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं जहां पर पॉपुलेशन 42 लाख, 42 लाख, और साथ ही साथ लिखा है कि एकोमोडेशन केवल 3 महीने के लिए मिली है। तो हमारे को वैल्यूएशन करनी है, 3 महीने के लिए मिली है, तो 3 महीने की ही सैलरी लेंगे। 3 महीने की तो सैलरी लेंगे। अगर 3 महीने के लिए घर मिला है तो 1,50,000 की तो सैलरी हो गई, और पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा होती है तो कितना लेते हैं? 10%, 15,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये था 4 पॉइंट जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए कि भाई कैसे वैल्यूएशन की जाती है। याद है आपको मैंने क्या बताया था? सैलरी का मीनिंग अलग अलग जगह अलग अलग होता है सैलरी के चैप्टर में, लेकिन हमने बात करी थी एचआरए के लिए कि एचआरए की जो सैलरी थी वो लगभग हर जगह होती है। हमने उसका नाम बोल दिया था स्टैंडर्ड सैलरी, और हर जगह हम वही ले रहे थे जिसमें 3 चीजें आती थी। बेसिक सैलरी, डीए इफ इट इज टेकन एज ए पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज टेकन एज for the purpose of valuation of retirement benefits at par with salary. And third one was percentage, fixed percentage of
कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स हम वो लेते थे। तो 3 चीजें हम लेते थे स्टैंडर्ड सैलरी में। हमने अपना नाम दिया था कि हर जगह कुछ नहीं कहा था, सैलरी में वो 3 चीजें लेनी है। मैंने साथ में ये भी बोला था कि इन केस कहीं पर सैलरी का मीनिंग वो नहीं होगा और कुछ और होगा तो वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ अभी तक हमने एक जगह पढ़ा है जहां सैलरी का मीनिंग स्टैंडर्ड सैलरी नहीं है, और वो कहाँ पर है याद करिए। एंटरटेनमेंट अलाउंस की जब डिडक्शन मिलती है तो वहां पर 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी लेते हैं। वहां पर स्टैंडर्ड सैलरी नहीं है, वहां 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी है। 3 पॉइंट थे ना एंटरटेनमेंट अलाउंस के। 16 सेकंड में जो डिडक्शन मिलती है उसमें 3 पॉइंट थे। एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी एंड ₹5,000। तो उनमें बेसिक सैलरी था। पहली जगह वो हमने स्टैंडर्ड सैलरी नहीं लिया था। दूसरी जगह अब यहां पर है रेंट फ्री एकोमोडेशन में सैलरी का मीनिंग वो नहीं है जो एचआरए के लिए स्टैंडर्ड सैलरी था। यहाँ सैलरी का मीनिंग कुछ और है। तो यहाँ सैलरी का मीनिंग क्या है वो हम समझ लेते हैं कि यहाँ सैलरी का मीनिंग क्या है। तो सैलरी फॉर रेंट फ्री एकोमोडेशन, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द ड्यू बेसिस। तो आपको ड्यू बेसिस पे सैलरी लेनी है। हो सकता है आपको पूरे साल के लिए मकान मिला हो लेकिन सैलरी अभी 2 महीने की ना मिली हो, 10 महीने की सैलरी मिली। तो अब ये नहीं कहेंगे हम 10 महीने की सैलरी लेंगे, आपको 12 महीने की सैलरी लेनी है क्योंकि 12 महीने के लिए आपको घर मिला है। तो 12 महीने की सैलरी लेनी है, 12 महीने के लिए घर मिला तो मतलब ड्यू बेसिस पे लेनी है। फॉर द टाइम पीरियड फॉर विच द एकोमोडेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। तो जितने समय के लिए आपको घर मिला है उतने समय की सैलरी लेनी है आपको ड्यू बेसिस। लेकिन सैलरी में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो सैलरी विल इंक्लूड, सैलरी में क्या लेना है, बेसिक सैलरी, डीए ए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब स्पेशल डीए लेना है। अगर नॉर्मल डीए है, स्पेशल नहीं है तो नहीं लेना है। स्पेशल डीए है तो लेना है, बेसिक सैलरी लेनी है। तीसरा बोनस लेना है, अभी तक बोनस कभी नहीं लिया था, बोनस लेना है। चौथा कमीशन लेना है, कमीशन हमेशा लेना है, चाहे वो कैश में मिलता है, चाहे फिक्स परसेंटेज पे मिलता है, चाहे नॉर्मल मिलता है, चाहे फिक्स्ड अमाउंट 2000 पर मंथ है, हमेशा लेना है। और सारी टैक्सेबल अलाउंसेस लेनी है। जितनी भी टैक्सेबल अलाउंसेस है वो सारी की सारी लेनी है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बाकी सब कुछ जितनी भी अलाउंसेस है एक्सेप्ट डीए, डीए तो हमने अलग से बात कर ली। उसके अलावा जितनी भी टैक्सेबल अलाउंसेस हैं वो सब लेनी है आपको। इसके अलावा मॉनेटरी पेमेंट, अगर कोई और मॉनेटरी पेमेंट है जो परक्यूजेड नहीं है, जैसे लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट क्या होता है, आपको कहा गया आप साल में इतनी छुट्टी ले लो, आपने छुट्टी नहीं ली और छुट्टी लेने के बदले में काम कर दिया तो उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा आपको। तो वो भी तो मॉनेटरी पेमेंट, मतलब कैश में मिल रहा है, तो वो भी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया क्या क्या टैक्सेबल होगा। कंफ्यूजन दूर करने के लिए और ये अलग से हेडिंग डाल के बता देते हैं कि क्या क्या टैक्सेबल नहीं होगा, सैलरी में क्या क्या नहीं लिया जाएगा। सॉरी, टैक्सेबल होगा वर्डिंग गलत यूज कर ली। क्या क्या सैलरी में इंक्लूड होगा फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री हाउस, ये हमने पढ़ लिया। और सैलरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस, वो अब हम देखें। प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, याद करो रेंट फ्री रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 12% से ज्यादा टैक्सेबल हो जाता है। याद करो बताया था ना, 12% से ज्यादा रेंट जो है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाता है। यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि वो आपको कैश में नहीं मिल रहा है। परक्यूसिट नहीं लेंगे, चाहे वो कैश में मिलती है या नहीं, कोई भी परक्यूसिट नहीं लेंगे। एरियर ऑफ सैलरी नहीं लेंगे, पुरानी कोई सैलरी नहीं मिली थी अब मिली है तो नहीं लेंगे क्योंकि हम इस साल के घर की वैल्यूएशन कर रहे हैं। एडवांस सैलरी नहीं लेंगे क्योंकि एडवांस सैलरी अगले साल की होगी, हम इस साल के घर की वैल्यूएशन कर रहे हैं। एनी पेमेंट और एक्सपेंडिचर इन नेचर ऑफ अलॉटमेंट और शेयर डिबेंचर और वारंट अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप, मतलब कोई फ्री में आपको या सस्ते में शेयर्स मिल रहे हैं या डिबेंचर मिल रहे हैं, ये भी कैश में नहीं मिल रहा है इसलिए इसे भी नहीं लिया। तो क्या लिया जाएगा क्या नहीं लिया जाएगा, ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं ताकि कोई भी मन में दुविधा, मन में कंफ्यूजन ना रहे। चलिए इसको हम करते हैं
विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ पाए कि इसमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। मिस्टर ए है जो एक्स लिमिटेड में काम करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इन्हें दिल्ली में एक घर दिया है जहां पर इनको सैलरी मिलती है 10,000 रुपए पर मंथ और डीए मिलता है 40%। हमें घर की वैल्यूएशन करनी है। तो देखिए, कुछ नहीं बताया कि घर एम्प्लॉयर का है या किराए का है, तो हम एज्यूम करते हैं घर एम्प्लॉयर का अपना होगा। किराए का होता तो किराया बताया जाता ना कितना है, वो तो बताया नहीं, तो घर एम्प्लॉयर का अपना है। दिल्ली में रहता है तो दिल्ली की पॉपुलेशन तो 40 लाख से ज्यादा ही है, तो हमें क्या लेना है 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या लेना है, बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ, तो कितनी हो गई 1,20,000 रुपए। और साथ ही साथ डीए इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि डीए स्पेशल तो है नहीं, डीए तभी लेते हैं व्हेन इट इज टेकन एज अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ऐसा क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है, तो सैलरी ही लेंगे। अब मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूं, अगर हम पूरी टोटल इनकम निकाल रहे हैं तब तो डीए लेंगे। चलो मैं आपके कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, मैं पूरी इनकम भी निकाल के बताता हूं। सैलरी वर्किंग नोट में मैं क्या कर रहा हूं, रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन कर रहा हूं, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या लेना है, सैलरी। सैलरी कितना 10,000 इंटू 12, क्योंकि पूरे साल के लिए हमें घर मिला है। बच्चों डीए टैक्सेबल होता है या नहीं, टैक्सेबल तो होता है। तो डीए मैंने ले लिया 1,20,000 का 40%, कितना 48,000। तो बच्चों डीए तो फुली टैक्सेबल होता है, लेकिन रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन में सैलरी के मीनिंग में डीए नहीं आता है, तो यहां डीए नहीं लूंगा मैं नीचे, ठीक है। तो सैलरी में टैक्सेबल तो होता है डीए, लेकिन रेंट फ्री वैल्यूएशन में नहीं आता। अब जैसे एक बार बताओ, क्या ये डीए एचआरए होता तो लेते नहीं, क्योंकि स्पेशल डीए तो नहीं है। क्या टैक्सेबल होता, बिल्कुल होता, टैक्सेबल तो है, एचआरए के लिए नहीं ले रहे। ऐसे ही डीए टैक्सेबल तो है, लेकिन रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन के लिए नहीं ले रहे। अब इसमें वैल्यूएशन करना है, दिल्ली में रहता है तो क्या लेंगे 10% ऑफ सैलरी लेंगे ना, तो 1,20,000 का 10% 12,000। तो ये इस क्वेश्चन में यही पूछा था 12,000, लेकिन मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बताया कि रेंट फ्री एकोमोडेशन कितना टैक्सेबल होगा 12,000, और उसकी सैलरी की इनकम ग्रॉस सैलरी कितनी आ जाएगी, 1,20, 40, 1,60, 1,70 और 1,80,000। तो ऐसे मतलब डीए टैक्सेबल होता है, लेकिन रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यूएशन के लिए डीए सैलरी में नहीं आएगा, क्योंकि स्पेशल डीए नहीं। समझ में आती है बात, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को। चलो अब हम बात करते हैं कंसेशनल एकोमोडेशन की। बहुत आसान है, अगर कंसेशनल एकोमोडेशन का मतलब है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कुछ पैसा वसूल किया है, तो लास्ट में माइनस हो जाएगा, सिंपल, सब कुछ यही करेंगे। व्हेन एम्प्लॉय गिव सम रेंट टू एम्प्लॉयर फॉर एकोमोडेशन, तो इसको कंसेशनल एकोमोडेशन बोल देते हैं। वैल्यू कैलकुलेट होगी पहले की तरह, बस रेंट जो भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है वो वैल्यूएशन में से लेस हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, क्या ये हो सकता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को होटल में रहने के लिए दे दे कि आप होटल में रहिए। देखो बहुत ही बड़ा एम्प्लॉयर है, बहुत ही बड़ा एम्प्लॉय है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो दिया जा सकता है। लेकिन ये ज्यादातर पता है कब होता है, ज्यादातर कब होता है, जैसे मान लिया एक एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ एक शहर से दूसरे शहर, वहां पर नए शहर में गया एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कहा कि जाओ वहां पर एक किराए का मकान अच्छा सा देख लो, जब तक किराए का मकान नहीं मिलता होटल में रुक जाओ। ऐसा हो जाता है। या किसी काम से भेजा एम्प्लॉय को 1-2 महीने के लिए और वहां होटल में रुक रहा है। अब अगर एम्प्लॉयर ने अपने काम से उसे दूसरे शहर में भेजा है, तो वो उसकी पर्सनल बेनिफिट तो हो नहीं रहा एम्प्लॉय को,
तो एम्प्लॉयर के काम से क्या तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। भाई घर की वैल्यूएशन इसीलिए टैक्सेबल होती है, आप और एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर उसमें रहते हैं। कहीं टूर पर भेजेंगे एम्प्लॉय को काम से और वहां घर देंगे तो वो थोड़ी ना टैक्सेबल होगा, या होटल देंगे वो थोड़ी ना टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर क्यों टैक्सेबल होगा देखते हैं। अगर होटल में मिला है, चाहे एम्प्लॉय गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट, परक्यूजिट वैल्यू क्या होगी 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल चार्जेस। अब एक बात बताओ, जो होटल है वो तो महंगा होता है ना भाई। आपको एक घर मिल रहा है रेंट पर, एक घर रहने के लिए मिल रहा है, या एक होटल में, तो होटल का किराया तो ज्यादा होता है ना। पता एक घर जितना, होटल में एक कमरा पता चला रोज के 3,000 रुपए चार्ज है, और एक कमरे का एक महीने का किराया ही 6,000 रुपए होता है। तो एक कमरे में पूरा महीना रहोगे किसी के घर में तो 6,000 8,000 लगेंगे, और एक दिन में एक होटल में 3,000 लग रहे हैं। तो होटल तो महंगा होता है ना। इसलिए होटल में हमने 10% की जगह कितना ले लिया 24%। तो अगर होटल में मिला है रहने के लिए मौका, तो आपको 10% की जगह क्या लेना है 24%। होटल एम्प्लॉयर का अपना तो है नहीं। तो हमने क्या सीखा था, रेंट पर मिला है मकान तो 10% ऑफ सैलरी और रेंट विच एवर इज लेस। यहाँ क्या है 24% ऑफ सैलरी और रेंट विच एवर इज लेस। एकोमोडेशन इन द नेचर ऑफ सर्विस अपार्टमेंट मोटेल्स एंड गेस्ट हाउस भी कवर होंगे। सैलरी शैल बी कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड फॉर विच एकोमोडेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। However, nothing shall be taxable if accommodation is provided for 15 days or less for transfer of employee from one place to another. अब एम्प्लॉय को एक शहर से दूसरे शहर में भेजा, शिफ्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया, और अप टू 15 दिन 15 डेज होटल में रुकवाया है, तो वो टैक्सेबल नहीं है क्योंकि ये जेन्युइन है। आपको एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर किया, वहां पर 15 दिन तक रहने के लिए दिया होटल में, जब तक आप मकान ढूंढ लो ये सब कर लो, तो वो टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है ये एक नॉर्मल फीचर है, कोई बेनिफिट बड़ा बेनिफिट नहीं दिया। ये बात भी समझ में आती है। कुछ बातें समझते हैं। फर्निश्ड एकोमोडेशन में क्या लेना है 10% पर एनम। पर एनम याद रखना, कम समय के लिए है तो उतने महीने का ही हम कैलकुलेशन करेंगे। कॉस्ट अगर एम्प्लॉयर का अपना है, रेंटल चार्जेस अगर वो किराए का है। सैलरी हमें ड्यू बेसिस पर लेनी है ना। सैलरी हमें ड्यू बेसिस पर लेनी है, लेकिन सैलरी तो ड्यू बेसिस पर लेनी है, लेकिन बोनस हमें क्या है, बोनस इज एन एनुअल पेमेंट स्टिल इट शैल बी टेकन ऑन प्रो राटा बेसिस। असल में क्या होता है, बोनस जो टैक्सेबल होता है तभी जब वो कैश में पेमेंट होता है। अगर कैश में पेमेंट नहीं होता तो टैक्सेबल ही नहीं होता। तो इस वजह से हम तभी लेंगे जब वो कैश में पेमेंट हो जाए। मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, अगर फैमिली मेंबर को भी घर दिया है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। फैमिली मेंबर में स्पाउस आएगा, स्पाउस मतलब जीवन साथी, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, और चिल्ड्रन, स्पाउस, पेरेंट्स क्या डिपेंडेंट है या नहीं, और सर्वेंट्स भी आ जाएंगे, और अदर डिपेंडेंट्स भी आ जाएंगे। एकोमोडेशन एट स्पेशल साइट, आपको कहीं आदिवासी वाले इलाके में, रिमोट एरिया में, ऐसी जगह भेज दिया जहां कोई फैसिलिटी, कोई घर वर नहीं है, वहां पर आपको घर मिल रहा है तो वो कोई बेनिफिट नहीं है, वो तो भैया एक जरूरी चीज है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर वहां की पॉपुलेशन 20,000 लोगों तक है, या वहां जो है विद इन जो है 40 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर 20,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब बिल्कुल ही रिमोट एरिया है, तो वहां पर आपको कोई जगह मिलेगी तो वो टैक्सेबल आपके लिए नहीं होगी। जैसे आपको किसी माइन के लिए भेजा, वहां आसपास उन्होंने घर बनाकर आपको दे दिए, तो वो आप पूरी दुनिया से अलग रह रहे हैं, तो वो आपको कोई बेनिफिट बहुत बड़ा नहीं मिल रहा है, बल्कि आपको तो दुनिया से अलग हो गए। तो वो तो ड्यूटी बनती है एम्प्लॉयर की आपको रहने के लिए घर मिले, तो उस सिचुएशन में आपका घर टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपको एक से ज्यादा घर मिल रहे हैं, मतलब आप 2 जगह जॉब करते हैं, और इफ द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एकोमोडेशन एट 2 और मोर प्लेसेस, एक ही जगह काम करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन आपको 2-2 जगह घर मिल गए। जैसे मान लिया आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है, आप दिल्ली में रहते हो, कभी मुंबई रहते हो, आना जाना लगा रहता है, तो एम्प्लॉयर ने आपको दिल्ली में भी घर दे दिया, मुंबई में भी घर दे दिया। तो ऐसी जगह एक से दूसरी जगह दिया, तो अगर शिफ्टिंग हो रही है, अगर सिचुएशन क्या है
शिफ्टिंग हो रही है, दिल्ली से परमानेंट मुंबई जा रहे हो और आपको एम्प्लॉयर ने दोनों जगह दे दिया घर कि चलो थोड़े दिन के लिए आपको शिफ्टिंग करने के लिए हम दोनों जगह दे रहे हैं, आप रह लो। तो 90 दिन, जैसे होटल में कितना था, 15 दिन था ना, तो वैसे होटल में नहीं है तो 90 दिन तक आपको 2 घर मिल रहे हैं, तो आप कोई सा भी एक घर ही टैक्सेबल कर लो जिसकी वैल्यूएशन कम है, लेकिन 90 दिन के बाद दोनों के दोनों घर टैक्सेबल हो जाए। तो होता क्या है, आप सिचुएशन ये है कि आप एक शहर में रहते हैं, एम्प्लॉय जो है एक शहर में रहता है, उसके फैमिली मेंबर भी रहते हैं। अब एम्प्लॉय का शिफ्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया, मान लिया दिल्ली से मुंबई। अब ऐसा आसान नहीं है कि दिल्ली से सारे लोगों और सारे सामान को एक आज जाएगा और अगले दिन मुंबई जाके सारा सामान शिफ्ट कर देगा। इतना आसान नहीं होता है, बच्चों के स्कूल हैं, पेरेंट्स हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय से कहा कि चलो आपका यहाँ पर घर मिला हुआ है, मुंबई में ये वाला घर है, 3 महीने का हम टाइम दे रहे हैं, 3 महीने में आप शिफ्टिंग कर लो। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक ये एक जेन्युइन है, ऐसा होता है। अब उस दौरान दोनों घर टैक्सेबल ना हो, इसलिए ये बोला गया 3 महीने तक हम एक ही घर टैक्सेबल करेंगे, और वो घर जो एम्प्लॉय चाहेगा। तो एम्प्लॉय कौन सा घर चाहेगा, जिसकी वैल्यूएशन कम है। तो जिसकी वैल्यूएशन कम है उस वाले घर की वैल्यूएशन टैक्सेबल होगी शुरू के 3 महीना। अगर 3 महीने से भी ज्यादा मिलेगा तो दोनों घर टैक्सेबल। समझ में आती है बात? तो 3 महीने तक ट्रांसफर के केस में एक घर, और अगर कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वैसे ही 2 घर हैं तो दोनों घर टैक्सेबल। ट्रांसफर के केस में 90 शुरू के 90 दिन तक एक घर टैक्सेबल होगा जिसकी वैल्यूएशन कम है, और उसके बाद दोनों घर टैक्सेबल होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, आप जॉब करते हैं 2 जगह, मान लिया पार्ट टाइम जॉब है, 2 जगह जॉब करते हैं, घर एक ने दिया है किसी ने, जगह 2 है जहां पर आप जॉब करते हैं। तो ये रूल गलत है, लेकिन यहाँ ये बोला है कि मान लिया आप ए एम्प्लॉयर बी एम्प्लॉयर 2 जगह जॉब करते हैं, मान लिया इसने आपको हाउस दे दिया, ए ने, तो कायदे से जो ए ने घर दिया है तो ए की सैलरी ऐड होनी चाहिए ना, ए एम्प्लॉयर की सैलरी, ए कंपनी से जो सैलरी मिल रही है वही तो ऐड होनी चाहिए। लेकिन ये कहता है दोनों एम्प्लॉयर की सैलरी को जोड़ो और फिर 10%, 7.5% या 5%। ठीक नहीं है लेकिन है रूल। पढ़े क्या लिखा, मोर देन वन एम्प्लॉयर होगा तो एम्प्लॉय एक से जगह ज्यादा काम करता है तो सैलरी जब हम आरएफए की निकालेंगे तो सारे एम्प्लॉयर की ले लेंगे। 3 जगह जॉब करता है तो तीनों एम्प्लॉयर की सैलरी ले। ये इसीलिए करा गया, शायद लोगों ने बेवकूफ बनाना शुरू करा होगा कि एक कंपनी है, उसकी 3 सब्सिडरी या क्या है, तो ये दिखाया कि वो तीनों जगह काम करता, तीनों से सैलरी ले रहा, थोड़ी थोड़ी कर दी, मतलब कुछ करा होगा गड़बड़, जिस वजह से ये बोला है कि नहीं भैया जितनी जगह भी जॉब करते हो सबकी सैलरी ले लो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आए कि हमें क्या करना है। मिस्टर बी है, इन्हें 2 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिल रही है, 2000 कमीशन मिल रहा है और गाजियाबाद में एक घर मिल रहा है। ठीक है, फेयर रेंटल वैल्यू हाउस की 1500 रुपए पर मंथ है। अब ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है क्योंकि फेयर रेंटल वैल्यू क्या होती है, किसी भी घर की फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब होता है घर को किस वैल्यू पर किराए पे दिया जा सकता है। मैं इस घर में रहता हूँ, मेरा एक घर है, तो उस घर को मैं कितने रुपए में किराए पे दे सकता हूँ, या मेरे जैसा घर आसपास में क्या रेट चल रहा है, वो होता है फेयर रेंटल। तो फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब ये नहीं है ये मकान किराए का है। फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब है कि इसकी फेयर रेंटल वैल्यू ये है, मतलब इसे किराए पे दिया जाए तो इतना किराया होता है। इसका कोई मतलब नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए। एम्प्लॉयर डिसाइड कर रहा है 300 रुपए पर मंथ उसकी सैलरी से काटेगा। ठीक है, तो हमें इनकम टैक्स रूल के हिसाब से वैल्यूएशन करनी है। अब हमें पॉपुलेशन नहीं बताई कितनी है, एग्जाम में आपको पॉपुलेशन जरूर बताएं, कोई टेंशन नहीं है, जरूर बताएंगे पॉपुलेशन कितनी। अब हमें तो पता नहीं पॉपुलेशन कितनी है, तो दिल्ली मुंबई वगैरह ऐसी सिटी जहां बहुत ही बड़ी मेट्रो सिटीज है, तो वहां तो आप पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर ही माने। बाकी सिटीज में क्वेश्चन में एग्जाम में दिया जाए, अभी हमने नेट पे देखा तो गाजियाबाद की पॉपुलेशन लगभग 25 लाख, तो जो 15 से 40 लाख के बीच में, तो हमें 7.5% लेना है सैलरी का।
तो सैलरी का क्या मतलब है यहाँ, तो बेसिक सैलरी 2 लाख, कमीशन चाहे परसेंटेज हो चाहे फिक्स हो लेना ही है, तो कमीशन 2000 है ना। तो सैलरी कितनी हो गई, 2,02,000, इसका 7.5%। ये एज्यूम कर रहा हूं मैं, ये एनुअल सैलरी है, मंथली सैलरी नहीं है, क्योंकि पर मंथ नहीं लिखा है, पर मंथ रेंटल वैल्यू के आगे लिखा हुआ है ना। तो ये कितना हो गया, 15,150। ये फ्री हाउस की है, रेंट फ्री हाउस की वैल्यूशन है, फ्री में घर मिला है, लेकिन एम्प्लॉयर उससे 300 रुपये महीना ले लेता है ना। तो ये माइनस हो जाएगा ना, रेंट पेड टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को हम 3600 रुपीज दे रहे हैं, तो 15,150 की चीज के लिए हम 3600 दे रहे हैं, तो हमें फायदा 11,550 रुपए का हो रहा है। तो घर की वैल्यूएशन 11,550 रुपए। समझ में आती है बात। तो ये आपको समझना जरूरी है कि घर की वैल्यूएशन कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। मिस्टर सी हैं और ये डी लिमिटेड में जॉब करते हैं। 1 Feb 2017 से विद पे स्केल ऑफ 8,500 14,000 उन्होंने ज्वाइन करा ई लिमिटेड को भी 1 अगस्त 2019 को, और वहां पर जो पे स्केल है वो इनकी अलग दे रखी। डी लिमिटेड ने इन्हें घर दिया है 1 जुलाई से, और सैलरी के अलावा इन्हें डीए भी मिलता है, चिल्ड्रन अलाउंस भी मिलता है, और हमें बताया है कि कंप्यूट करिए टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर सी assuming D Limited is paying 6,000 per month as a rent of the house। इसका मतलब D Limited ने इन्हें किराए पर मकान लेकर रहने के लिए दिया, ठीक है। तो हमसे पूछा, एक तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि हमसे पूछा क्या है, घर की वैल्यूएशन या इनकम फ्रॉम सैलरी, हमसे क्या पूछा है, या टैक्स पूछा है, तो हमसे टैक्सेबल सैलरी पूछा है, तो हमें सैलरी की सारी इनकम इसमें ऐड करनी है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर सी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024। हम 24-25 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक सैलरी हमें लेनी है सबसे पहले डी लिमिटेड से, और ये वर्किंग नोट नंबर 1 में निकालता हूं, क्योंकि ग्रेड सिस्टम है, तो ग्रेड सिस्टम से मुझे सैलरी निकालनी पड़ेगी कि कितनी आ रही। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, और लॉन्ग कट भी आप जो जनरली आप पसंद करते हैं। तो शॉर्टकट क्या है, 1 फेब को इनकी जॉब लगी है, तो मैं 1 फेब अपना देखता हूं जो इस साल हमारे आ रहा है प्रीवियस ईयर में, और हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24, तो 23-24 में 1 फेब 2024 आएगा, और जॉब लगी है 1 फेब 2017 को, तो 7 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे 1 फेब 2024 को, तो मेरे को 7 बार इंक्रीमेंट मिलेगा। 8,000 की जॉब थी और 7 बार इंक्रीमेंट मिलेगा, तो 3,500 रुपए का इंक्रीमेंट मिलकर मेरी सैलरी 11,500 रुपए हो जाएगी आफ्टर 1 फेब 2024। तो फेब एंड मार्च की सैलरी 11,500 की रहेगी, और इससे पहले सैलरी 500 रुपए कम रही होगी, मतलब 11,000 रुपए रहेगी 10 महीने।
अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आप ऐसा देख सकते हैं कि 17-18 में उसकी सैलरी 8,000 है, 18-19 में 8,500 है, 19-20 में 1000 है, 20-21 में 9,500 है, 21-22 में 10,000 है और 22-23 में 10,500 है। अब मैं पूरा लिख रहा हूँ क्योंकि नजदीक आ गया हूँ। तो 1 फेब 23 से लेकर 1 फेब 24 तक 11,000 है और 1 फेब 24 से 1 फेब 25 तक 11,500। जो हमारा करंट ईयर है उस करंट ईयर में इसमें हमारे 2 महीने आते हैं फेब एंड मार्च और इसमें 10 महीने आते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 जनवरी। तो 11,000 रुपए 10 महीना और 11,500 रुपए 2 महीने। तो आपको बात समझ में आती है? तो ये हो गया 1,10,000 और ये हो गया 23,000। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 1,33,000। तो 1,33,000 इनको डी लिमिटेड से सैलरी मिली है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? आगे बढ़े अगर ये समझ में आ जाता है तो। अब मैं ई लिमिटेड में इनको कितनी सैलरी मिली है ये वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाल कि इनको सैलरी कितनी मिली है ई लिमिटेड में। तो ई लिमिटेड में इनको सैलरी कितनी मिली है इसके लिए क्यों ना मैं ऐसे ही देखूं। 1 अगस्त 23 आता है मेरे ईयर में और 1 अगस्त 19 को लगी थी जॉब। तो 4 साल पूरे हो गए। 4 साल में मेरी सैलरी कितनी बढ़ी होगी? 800 रुपए, 200 करके। तो इसका मतलब आफ्टर 1 May 23 टू 31 मार्च 24 मेरी सैलरी 800 रुपए बढ़कर 3,800 रुपए हो जाएगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 8 महीने। 8 महीने मेरी सैलरी रहेगी 3,800 और इससे पहले 1 अप्रैल 23 से लेके 31 जुलाई 23 तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने 3,600 की सैलरी रही होगी, है ना? नहीं तो आप ऐसे भी अलग अलग का भी करके दिखा दूंगा मैं। तो 3,600 इंटू 4 14,400 और 3,800 इंटू 8 30,400। इन दोनों को ऐड कर देते हैं 44,800। नहीं तो आप इसको ऐसे हिसाब लगा लो कि 19-20 में 3,000, 20 और 21 में 3,200, 21-22 में 3,400। अब मैं पूरा लिखता हूँ। 1 अगस्त 22 से 31 जुलाई 3,600, 1 अगस्त 3 से 31 जुलाई 24 3,800। यहाँ पर हमारे 4 महीने आते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यहाँ 8 महीने आते हैं 1 अगस्त से लेके 31 मार्च। तो इसलिए हमने 3,600 इंटू 4 और 3,800 इंटू 8 लिया। तो ये हमने पहले बेसिक सैलरी ली। बिसाइड बेसिक सैलरी इन्हें डी लिमिटेड में 300 पर मंथ डीए मिलता है। तो डीए कितना हो गया? 3,600। रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए मेरी राय ये है कि वैल्यूएशन करने से पहले अगर टैक्सेबल सैलरी पूछिए तो पहले सारी चीजें लिख लो।
क्योंकि ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस वगैरह भी इसमें आते हैं। जो बच्चे गलती करते हैं बहुत ज्यादा आगे करते हैं, चिल्ड्रन अलाउंस 400 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन अलाउंस 400 पर मंथ, 400 पर मंथ इनको मिलता है। कितना हो गया? 400 इंटू 12 इंटू कितने बच्चों के लिए मिलता है? 3 बच्चों के लिए। तो 400 इंटू 12 टू 3, 14,400। इसमें से एग्जाम्प्ट कितना होगा? बस यहीं फंस गए आप। ज्यादातर बच्चे आपकी तरह फंस जाते हैं, गलत कर देते हैं। वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है और ये चिल्ड्रन अलाउंस। चिल्ड्रन अलाउंस हमने नहीं पढ़ी है तो फुली टैक्सेबल। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दी जाती है बच्चों की पढ़ाई के लिए और चिल्ड्रन अलाउंस दी जाती है बच्चों के लिए। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं है जो एग्जाम्पशन मिलेगी आप, और वो करते ही पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए। क्या और कुछ मिलता है इसे? रेंट फ्री हाउस, वर्किंग नोट फ्री। वर्किंग नोट नंबर 3 में रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन कर। देखो मिस्टर टी को डी लिमिटेड से घर मिला है और डी लिमिटेड उस घर के लिए रेंट दे रही है, तो इसका मतलब घर किराए का है। किराए के घर में हमने क्या वैल्यूएशन सीखी है? 10% ऑफ सैलरी और रेंट विच एवर इज लोअर ना, यही तो सीखा है। तो 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी के मीनिंग में क्या क्या आता है? तो सैलरी के मीनिंग में आएगा बेसिक सैलरी दोनों एम्प्लॉयर की, बताया था ना मैंने, दोनों एम्प्लॉयर की सैलरी आएगी। डीए लेंगे या नहीं? बताओ, डीए लेंगे या नहीं? स्पेशल डीए नहीं है तो नहीं लेंगे। चलो, चिल्ड्रन अलाउंस लेंगे या नहीं? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस लेते हैं अदर देन डीए। डीए तो स्पेशल लेना है, वरना ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, बोनस कमीशन सब ले लेते हैं। क्या और कुछ मिला है? नहीं। तो इसको अंदर सैलरी हो गई है 1,33,000, 44,800 एंड 14,400। तो ये हो गया 1,92,200 का 10%, 19,220। ठीक है। और रेंट, रेंट है 6,000 पर मंथ, 72,000 रुपीज, विच एवर इज लेस। कितना आएगा? 19,000। अगले साल से इसमें कुछ और चेंजेस है, वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपके मतलब का अभी है ही नहीं, तो मैं क्यों बताऊं, कंफ्यूज कर देने। ठीक है। तो 19,220 रुपीज हमारा रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन आ गई। हमसे टैक्सेबल सैलरी पूछा है, तो ये आ गई हमारी ग्रॉस सैलरी 1,33,000, 44,800, 600, 14,400, 19,000। कितनी आ गई? 2,15,020। इसमें से क्या लेस कर दूं मैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी हो जाएगी? 50,000। तो टैक्सेबल सैलरी कितनी आ जाएगी मेरी? 1,65,000। ठीक है। कोई टेंशन है इसमें? आगे बढ़े, अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24।
हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी है अलग अलग सिचुएशन। तो सिचुएशन नंबर 1 में इसकी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, 25,000 पर मंथ है, तो 25,000 इंटू 12 कितना होता है, 3 लाख। ठीक है, और घर एम्प्लॉयर का अपना है, पॉपुलेशन है 20 लाख। तो 20 लाख की पॉपुलेशन में क्या वैल्यूएशन होती है, 7.5%। तो मैं 7.5% ले लेता हूँ 3 लाख का, कितना आएगा, 22,000। लेकिन इसमें से 500 रुपए पर मंथ की अपने एम्प्लॉयर को वापस दे रहा है, तो माइनस कर दूं, जो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को वापस दे रहा है 6,000। तो घर की वैल्यूएशन क्या टैक्सेबल हो जाएगी, 16,500। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3,16,500 रुपए ग्रॉस सैलरी। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगी, ठीक है। टैक्सेबल इनकम या इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा 2,66,500, और इस पे टैक्स आएगा नील, क्योंकि 3 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स लगता ही नहीं है। फर्स्ट मिस्टर ए का सन में आया। मिस्टर बी की बात करें, मिस्टर बी 45 लाख की पॉपुलेशन है जहां पर ये रहते हैं। पहले बेसिक पे 25,000 के हिसाब से 3 लाख की आएगी, है ना, और 45 लाख की वजह से इन्हें सैलरी का 10% लेना पड़ेगा, है ना। तो सैलरी का 10% कितना होगा, 30,000। और ये भी 500 रुपए पर मंथ देते हैं, तो 6,000 माइनस हो जाएगा, तो 24,000 रुपए इनके लिए आ जाएगा यहाँ पर। टोटल 3,24,000, इसमें से 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, तो इनके लिए 2,74,000 टैक्सेबल इनकम आएगी, और 3 लाख से कम होने की वजह से इस पे टैक्स भी नील आएगा। ठीक है, सी की बात करते हैं। मिस्टर सी की सैलरी भी 3 लाख रुपए है, और एम्प्लॉयर का अपना घर है, पॉपुलेशन है 12 लाख। 15 लाख से 15 लाख तक की पॉपुलेशन पे हमें कितना लेना होता है, 5%। तो 3 लाख का 5% कितना होता है, 15,000। यहाँ भी ये 6,000 रुपए दे रहे हैं, तो इनके लिए टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगी 9,000। टोटल इनकम ग्रॉस सैलरी 3,09,000, इसमें से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस आ जाएगी, तो 2,59,000, और इस पे टैक्स आएगा नील। ठीक है, अब हम डी की बात करते हैं। डी में एम्प्लॉयर ने किराए का मकान लिया, सैलरी 3 लाख है, किराए का मकान 4,000 रुपए है, तो किराए के मकान में हम रेंट या 10% ऑफ सैलरी, विच इज 10% ऑफ सैलरी क्या है, 30,000। जो भी कम हो, कम क्या है, 30,000। इसमें से 6,000 रुपए का रेंट इसने एम्प्लॉयर को वापस दे दिया, तो इसके लिए बेनिफिट कितना हुआ, 24,000। 3,04,000, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगी, 2,74,000 आ जाएगी टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, जिस पे टैक्स नहीं। तो 4 एम्प्लॉई के केस में हमने निकाल कर बताया ए बी सी डी। समझ में आता है आपको कैसे आया, इसमें कुछ पूछना है, आगे बढ़े। अगर ये बात समझ में आ गई तो बच्चों
चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 हम लोग देखते हैं। मिस्टर डी है, इन्हें फर्निश्ड हाउस मिला है एम्प्लॉयर से। वैल्यूएशन है अनफर्निश्ड हाउस की 24,000 रुपए और फर्नीचर है 2 लाख रुपए का जो एम्प्लॉयर का अपना है और 2 एसी है। रेंटल वैल्यू विच इज 1000 पर मंथ। हमें वैल्यूएशन करनी है फर्निश्ड हाउस की। तो फर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन कैसे होती है? वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस और वो है 24,000। इसमें हम ऐड करते हैं 10% पर एनम कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ओन बाय एम्प्लॉयर। तो 2 लाख रुपए का फर्नीचर है जो एम्प्लॉयर का अपना है। 2 लाख का 10% 20,000 रुपए हो जाएगा। रेंटल चार्जेस ऑफ एसी भी ऐड हो जाएंगे क्योंकि एसी भी मिला है इसे। कितना होगा? 1000 रुपीज पर मंथ। तो एसी का कितना हो जाएगा? बस दिमाग लगाना मत। 2 AC रेंटल वैल्यू ऑफ विच इज 1000 पर मंथ। पर एसी थोड़ी ना लिखा है। 2 एसी मिले हैं जिसका रेंटल वैल्यू 1000 है, तो इसके अंदर 1000 2 एसी का रेंट है। कितना आएगा? 12,000। तो टोटल घर की वैल्यूएशन कितनी आएगी? 50। ठीक है, ये भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 पर है। मिस्टर एक्स है, ये एबीसी लिमिटेड में एम्प्लॉयड है। बेसिक सैलरी 30,000 पर मंथ है और डीए है 10,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर ने इन्हें रेंट दिया है जहाँ पर रेंट फ्री हाउस दिया है जहाँ पर पॉपुलेशन 18 लाख है और ये घर एम्प्लॉयर का अपना है। एम्प्लॉई was transferred to some other place having population of 23 lakh। 1 नवंबर से वो ट्रांसफर हो गया है and the employer has provided him accommodation at the old place as well as the new place। दोनों जगह इसे घर मिला है। नई जगह घर जो मिला है उसका रेंट एम्प्लॉयर देता है 2,000 रुपए पर मंथ। तो हमें बताना है टैक्स लायबिलिटी क्या है। सबसे पहले सैलरी निकालते हैं। क्विटेशन ऑफ मिस्टर एक्स। बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी कितनी है इनकी? 30,000 पर मंथ। 3,60,000। ये फुल्ली टैक्सेबल होता है वेदर और नॉट स्पेशल, क्योंकि वो स्पेशल है या नहीं उससे और परक्यूजिट की या अलाउंसेस की वैल्यूएशन पे फर्क पड़ेगा। टैक्सेबल तो ये पूरा का पूरा होता ही है ना। चलिए आगे इसे मिलता है रेंट फ्री एकोमोडेशन। अब रेंट फ्री जो एकोमोडेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। 1 नवंबर से इसे 2 जगह मिला है ना। तो 3 महीने तक कोई समस्या नहीं है। 2 जगह भी मिलेगा तो जिसकी वैल्यूएशन कम है वो ले लेते, लेकिन 3 महीने के बाद टैक्सेबल हो जाएंगे दोनों जगह। तो 1 नवंबर तक तो नॉर्मल काम ही करना है हमें। तो हम पहले 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक की बात कर, जहां इसे 18 लाख की पॉपुलेशन पर मिला है। 18 लाख की पॉपुलेशन पर हमें कितना लेना है? 7.5%। तो 7.5% लेना है सैलरी का। तो बेसिक सैलरी 30,000 इंटू कितने महीने हो गए? ये 7 महीने। 2,10,000। डीए लेना नहीं है क्योंकि स्पेशल है नहीं और इसका 7.5%।
तो 2,10,000 का 7.5% कितना हो जाता है? 15,700। ठीक है। अब अगले 3 महीने तक दोनों घर में से जिसकी वैल्यू कम होगी वो लेंगे। तो 1 नवंबर से लेकर 3 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 31 जनवरी, है ना? तो ओल्ड हाउस की वैल्यूएशन हो जाएगी, ये कितने हो गए 3 महीने, 30,000 to 3 into 7.5%, 6,750। न्यू हाउस जो मिला है वो किराए का लेकर दिया है, तो वहां पर होगा 10%, 9,000 या रेंट, ना? जो भी कम हो, तो दोनों में से कम क्या है? तो पुराने घर की वैल्यूएशन आ रही है 6,750, नए घर की आ रही है 6,000। तो बताइए क्या करना चाहिए इसको? 6,000 के हिसाब से इसे वैल्यूएशन ले लेनी चाहिए, टैक्सेबल कर देना चाहिए, है ना? तो ये 6,000 के हिसाब से ले लेगा, तो कितना हो जाएगा? 6,000। अब हम बात करते हैं 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक, 2 महीना। ठीक है। अब दोनों घर टैक्सेबल होंगे, अब दोनों घर टैक्सेबल होंगे ना? पुराना वाला घर 30,000 पर मंथ, 2 महीना, 7.5%, कितना आ रहा है? 4,500। न्यू हाउस 30,000 to 2 month to 10%, 6,000, या 2,000 into 2, 4,000, जो भी कम हो, 4,000। तो 15,750, 6,000, 4,500 और 4,000 ये टैक्सेबल हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 30,250, है ना? ये सब वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया हमने। ठीक है। अब इस 30,250 के ऊपर और ये सारे पर हम ग्रॉस सैलरी निकाल लेते हैं। ग्रॉस सैलरी हो गई 5,10,250। ठीक है। डिडक्शन मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए, तो कितना आ गया? 4,60,250 टैक्सेबल इनकम। ठीक है। इस पे क्या निकालते हैं? टैक्स 3 लाख तक नील है ना, और 3 से 4,60,250 रुपए पे 5%, 8,012 रुपए 50 पैसे। ठीक है। और याद है आपको रिबेट मिलती है, याद है? अंडर सेक्शन 87A
याद है 25,000 रुपए तक 7 लाख तक की इनकम पर, तो वो 8,012 रुपए 50 पैसे की रिबेट मिल जाएगी और टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा नहीं, कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, कोई टेंशन है इसमें? आगे बढ़े, हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 26। मिस्टर एक्स एक फाइनेंस मैनेजर है एबीसी लिमिटेड में। कंपनी ने उनको एक रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस मुंबई में दिया है जो कंपनी का अपना घर है। इनको दो चार चीजें मिलती हैं और हमें बोला है परक्यूजिट की टैक्सेबल वैल्यू, केवल हमें घर की परक्यूजिट की वैल्यूएशन करनी है। Even though the company allotted to the house to him on 1/4/2023, लेकिन इसने 1 नवंबर से ही घर इसे मिल पाया है ना। तो इसने घर 1 नवंबर से लिया है, 1 नवंबर से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 5 महीने, 5 महीने हो गए। बेसिक सैलरी क्या होगी? 6,000 इंटू 5, 30,000। एडवांस सैलरी नहीं लेते हैं, डीए 30% है स्पेशल, तो 2,000 पर मंथ 5 महीने के लिए 30%, कितना आएगा डीए? 3,000। बोनस ले लेते हैं 1,500 इंटू 5, 7,500 बोनस हो जाएगा। ये है सैलरी और रेंट फ्री एकोमोडेशन, कितना? 40,500 ना। और ये मुंबई में है तो यहाँ 10% ले लेंगे ना। मुंबई में पॉपुलेशन मोर देन 40 लाख है। 4,050 रुपए घर की वैल्यूएशन टैक्सेबल हो जाए, कोई टेंशन इसमें? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27। मिस्टर एक्स हैं एबीसी लिमिटेड में जॉब करते हैं। बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ है, डीए 10,000 पर मंथ है, 50% स्पेशल डीए है। एम्प्लॉयर ने इन्हें बोनस दिया है 1,000 पर मंथ, कमीशन दिया है 2,000 पर मंथ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 150 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन, हॉस्टल अलाउंस 500 per month for one child, entertainment allowance 500 per month, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 पर मंथ। एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स दिया है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर ने इन्हें क्लब फैसिलिटी दी है 1,000 रुपए पर मंथ। एम्प्लॉयर ने इन्हें रेंट फ्री हाउस दिया है जिसका रेंट एम्प्लॉयर देता है 11,000 रुपए पर मंथ। हमें इनकम निकालनी है और टैक्स लाइबिलिटी लिंक लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल, बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, 2,40,000, डीए 10,000 पर मंथ। कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं 50% ले लेते हैं, ऐसी बेवकूफी मत करना। पूरा टैक्सेबल होगा 50%, वैल्यूएशन अलग अलग वैल्यूएशन के लिए टैक्सेबल ये पूरा ही होता है। पहले सारी चीजें निकाल लेते। बोनस
1000 पर मंथ। कितना हो गया? 12,000। कमीशन कितना? 2000 पर मंथ। 4000 चिल्ड्रन एजुकेशन received 150 पर मंथ पर चाइल्ड ना। 3 चिल्ड्रन के लिए कितना मिला इसको? 50 400 लेस कर देंगे एग्जाम्प्ट एक्चुअल रिसीव्ड फॉर 2 चिल्ड्रन और 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन, जो भी कम हो 2400 रुपीज एग्जाम्प्ट हो जाएगा और 3000 टैक्सेबल। ठीक है। हॉस्टल अलाउंस हॉस्टल अलाउंस में रिसीव्ड कितना हुआ है इसको? 500 पर मंथ एक बच्चे के लिए। कितना? 6000 रुपये मिला है। एग्जाम कितना होता है? 300 रुपीज मैक्सिमम। 2400 टैक्सेबल हो जाएगा। हॉस्टल अलाउंस एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। 500 पर मंथ 3000 रुपये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। 1800 पर मंथ। कुछ एग्जाम्शन तो नहीं पड़ी थी ट्रांसपोर्ट अलाउंस में? हैंडीकैप्ड है तो क्या ये हैंडीकैप्ड है? पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 21,600। एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स दिया एम्प्लॉय का, तो ये भी सैलरी की तरह का टैक्स दे दिया, तो ये भी इनकम में जुड़ जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 200 पर मंथ 400। एक क्लब फैसिलिटी मिली है 1000 पर मंथ 1000। अब आ जाएगा एक रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन किराए का है, तो रेंट 11,000 इंटू 12 कितना रेंट होता है? या 10% ऑफ सैलरी। सैलरी के लिए क्या क्या लेंगे? तो यहां पर लिख रहा हूं टैक्सेबल सैलरी, सैलरी और रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो बेसिक सैलरी लेंगे, डीए स्पेशल लेंगे जो कि आधा है, 50% डीए स्पेशल है, डीए 60,000 लेंगे। बोनस पूरा लेंगे 12,000। कमीशन पूरा लेंगे 24,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पूरा लेंगे 3,000।
हॉस्टल अलाउंस पूरा लेंगे 2400, एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा लेंगे 6000, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा लेंगे 21600। ये दोनों परक्यूजिट्स हैं, प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर, और क्लब फैसिलिटी, ये दोनों परक्यूजिट हैं, तो ये दोनों नहीं जुड़ेंगी। रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए हमारे घर की वैल्यूएशन क्या हो जाएगी? कितने? 3,69,000, 3,69,000 का 10%, 36,900। तो 36,900 या 1,32,000 जो भी कम हो, तो क्या लेंगे? 36,900। अब 36,900 लेने के बाद आ जाएगी हमारी ग्रॉस सैलरी। कितनी आ रही है ग्रॉस सैलरी? 4,80,300 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000, 4,30,300 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसको प्रोफेशनल टैक्स की भी डिडक्शन मिल जाएगी अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जा रहा है। ऐसा हमें कुछ बताया नहीं है कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जा रहा है। अगर बाहर जाए, मैं दोनों आंसर बता देता हूँ। तो ये आएगा 115 BAC के हिसाब से 4,30,300 ना, और प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी 2,400 रुपए। 4,27,900 अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाता है, ठीक है। हाँ, वो भी नहीं मिलेगी, है ना। हाँ, तो हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में ही जा रहा है ये, और हम निकालते हैं, फिर मैं अभी न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से भी आपको आंसर निकाल के बता दूं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 4,27,900 रुपए ना, और 4,27,900 रुपए के ऊपर इसको जो टैक्स पड़ेगा वो कितना पड़ेगा मालूम है? शुरू के 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख, मतलब 4,27,900, 5%। 8895 रिपेड मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A। 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 12,500 रुपए तक मिलती है। 8895 की रिबेट मिल जाएगी, टैक्स आ जाएगा नील। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 115 BAC में अगर होगा तो क्या होगा। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में बेसिक सैलरी 240, DA 120, बोनस 12,000, कमीशन 24,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी तो कितना आएगा, और हॉस्टल अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी तो क्या आ जाएगा? 6,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस
6,000, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 21,600, प्रोफेशनल टैक्स 2,400, क्लब फैसिलिटी 12,000 और रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यूएशन भी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सैलरी में पूरा अमाउंट लेना पड़ेगा। सैलरी क्या लेंगे उस सिचुएशन में? आरएफए में यहाँ पर हमने सैलरी 3,000 लिया था ना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 5,400 रुपए, समझ रहे हो? और यहाँ क्या लेना पड़ेगा? 6,000 रुपए। तो इसकी सैलरी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2,40,000, 60,000, 12,000, 24,000, 5,400, 6,000, 6,000 और 21,600, 3,75,000। 3,75,000 का 10%, 37,500, तो 37,500 रुपए आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 2,40,000, 1,00,000। एग्जाम में एक ही पूछा जाएगा, बता देंगे वो, ठीक है ना? एग्जाम में दोनों से आंसर नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है? कितना? 486,900। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगी, 4,36,900। और इसको कोई प्रोफेशनल टैक्स वगैरह नहीं मिलेगी डिडक्शन, इस पर शुरू के 3 लाख पर नील, 3 से 4,36,900, 6,845 रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87A 6,845 और ये नील हो जाए। समझ में आती है बात? तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमसे कोई एक ही बात पूछी, या तो 115 BAC में या ओल्ड में, ठीक है? अगर 115 BAC में है तो हमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस पूरे लेने पड़े, है ना? ओल्ड में है तो एग्जामिशन मिल जाएगी, तो वहां पर रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन के लिए उस हिसाब, ठीक है? क्लियर? चलिए हम करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 28, फिर हम बाकी का काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नई वैल्यूएशन सीखेंगे। हमसे टैक्सेबल सैलरी पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से निकाल लेंगे। वैसे एग्जाम में जहां तक उम्मीद है आपसे ये कहा जाएगा कि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जा रहा है, अगर जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, वरना कैलकुलेशन कम हो जाएंगे। भाई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है तो वो आसान हो जाता है, इसलिए एग्जाम में ज्यादातर लिखा होता है कि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जाता है, ठीक है? तो हम क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर रहे हैं ज्यादातर, ताकि हमें दोनों ही पता चल जाए। मिस्टर एक्स पीकेसीसी में जॉब करते हैं, सैलरी बता रखी है DA, कमीशन है और बोनस भी मिलता है, टेलीफोन अलाउंस मिलती है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है और मेडिकल एक्सपेंसेस हैं। एम्प्लॉय ने सैलरी भी दिया है सर्वेंट का और रेंट फ्री एकोमोडेशन भी दिया है। टैक्सेबल सैलरी निकालना है, तो एक काम करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहा है और उस हिसाब से हम निकाल लें, ठीक है? क्योंकि फिर हमें रेंट फ्री हाउस की वरना दो तरीके से वैल्यूएशन करनी पड़ जाएगी, तो अपने आप में थोड़ी सी दिक्कत वाली बात आ जाएगी। टैक्सेबल सैलरी निकालना है तो बेसिक सैलरी निकालते हैं। बेसिक सैलरी है 20,000 पर मंथ। हेडिंग वगैरह तो आप डाल ही लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स, है ना? सैलरी हो गया DA 5,000 पर मंथ, कितना हो गया? 60,000, ठीक है? और
कमीशन सेल्स कितना है 1 लाख का 5% कितना और प्रॉफिट पर 100 लाख का 1%, 1 लाख रुपए। एम्प्लॉयर ने बोनस दिया है इसको, बोनस कितना है 11,000। टेलीफोन अलाउंस 500 पर मंथ 1000। हमने टेलीफोन अलाउंस नहीं पढ़ा है, जो अलाउंसेस नहीं पढ़ी वो फुली टैक्सेबल होती है, ठीक है। उसके बाद में और क्या मिलता है इन्हें, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ओल्ड रिजीम में तो हम इसे भी दे देते हैं, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 125 पर मंथ, 2 बच्चों के लिए ईच लिखा है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला कितना इन्हें, लेस एग्जम्प्ट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा 2400 ना, 600 रुपए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल हो गया। मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल रिम्बर्समेंट है कितना 3000, वो टैक्सेबल हो जाएगा एज ए परक्यूजिट, ठीक है। और क्या मिलता है इनको, सर्वेंट की सैलरी, ये भी परक्यूजिट है। और ये है कितनी 36,000 रुपीज। और रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यूएशन वर्किंग नोट में कर लेते हैं। तो ये मिली है 1 अगस्त से, तो कितने महीने के लिए मिली इन्हें, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने के लिए। तो सैलरी 8 महीने के लिए कितनी हो जाएगी 1,60,000। ये 8 महीने के लिए कितना हो जाएगा 40,000 ना। और कमीशन 5,000 इंटू 8/12 कितना, कितना, ये 1 लाख इंटू 8/12, ठीक है। बोनस टेलीफोन अलाउंस 4,000 हो जाएगी ना। और ये 400, ये दोनों परक्यूजिट्स हैं तो नहीं ली जाएंगी ना, परक्यूजिट नहीं लेते हैं, ठीक है। कितना आ गया टोटल, जल्दी बताइए कितना आ गया। और दिल्ली में है ना 10%, अगर सिटी नहीं दी तो नोट डाल के 10% ले लेना, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या है कौन सी सिटी है। 28,173, ठीक है। तो 28,173 ऐड कर लेते हैं, ग्रोस सैलरी आ जाएगी
कितना 5,04,773 स्टैंडर्ड डिडक्शन यही आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें से 50,000 माइनस कर दिया 4,54,773 रुपीज हमारी टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी जो हमसे पूछा गया था। तो आज की पूरी क्लास में हम लोगों ने केवल और केवल फोकस किया रेंट फ्री एकोमोडेशन पर। उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, एग्जांपल किए। जैसे हमने एचआरए पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, उससे भी ज्यादा ध्यान हमने रेंट फ्री एकोमोडेशन पर दिया है, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में सैलरी के क्वेश्चन में मानकर चलिए कि रेंट फ्री एकोमोडेशन आता ही आता है हर हालत में, इसलिए आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इस साल चेंज हुआ है तो आएगा ही आएगा, क्योंकि चेंज हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की परक्विजिट पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने रेंट फ्री एकोमोडेशन पे ही पूरा फोकस